एपिसोड 431 टू 440। अध्याय 431 132 सैन्य अकादमी स्वर्ग में बनी जोड़ी 4 और अंडरस्कोर 7। क्या आप खुद को आईने में ठीक से नहीं देख सकते? क्या आपकी बेटी मास्टर यान के योग्य है? लेकिन उसने जोर से कहा कि यान भी 17 या 18 साल की है ना? मास्टर यान की ही उम्र की। वे दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही लगते हैं। लेडी लिन ने तुरंत मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सच में, मैं भी बिल्कुल यही सोचती हूँ। अन्य प्रतिष्ठित महिलाओं ने अपने होंठ सिकोड़ लिए लेकिन असहमति व्यक्त करने से परहेज किया। लेडी ही ने भौहें चढ़ाकर कहा, वह लड़की कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, क्या वह तुम्हारी यूनिया नहीं है? यूनशु की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, क्या ऐसा है? मैंने अभी ठीक से नहीं देखा। अगर वह यूनिया होती तो वह मुझे नमस्कार क्यों नहीं करती? इसलिए आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। बिल्कुल नहीं, मैंने उसे पहले भी एक भोज में देखा है, मैं उसे पहचानने में गलती कर ही नहीं सकती थी। ये कहते कहते यूनशु वहां से चली गई। बाकी लोग भी उनके साथ चलने के लिए जल्दी से आगे बढ़े। लेडी ही को अचानक एक अंतर्दृष्टि मिली और उन्हें एहसास हुआ कि वह गलत नहीं थी। असल में यूनशु ही इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी। यून परिवार ने रिश्तों का कितना जटिल जाल बुन रखा है। विदा लेते समय लेडी लिन ने सभी महिलाओं से कहा, 15 तारीख को मेरी कियान का 18वां जन्मदिन है। आप सभी को अपना समर्थन दिखाने के लिए अवश्य आना चाहिए। मैं पैन यू आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगी। महिलाओं ने तुरंत सहमति दे दी और लेडी लिन ने यूनशु की ओर देखते हुए कहा, लेडी यून, समय आने पर आपको भी अवश्य आना चाहिए। हाल ही में लिन परिवार यून परिवार के साथ सहयोग कर रहा था, जिससे दोनों परिवार एक दूसरे के करीब आ गए। यूनशु का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था और उसने औपचारिक रूप से सिर हिलाकर अपनी गाड़ी में बैठकर प्रस्थान किया। घर पहुंचते ही वह जल्दी से शीशे के पास भागी, अपने बालों का जूड़ा खोला और अपने काले बालों को खुला छोड़ दिया। वह शीशे में अपने बालों को ध्यान से देखने लगी। एक एक करके उसके चेहरे पर झंझनाहट होने लगी। हर एक बाल के टुकड़े को वह गुस्से से नोचकर निकाल रही थी। हाथ में चांदी जैसे बालों के टुकड़ों को देखते हुए उसने अचानक गुस्से में अपनी ड्रेसिंग टेबल से सारा मेकअप जमीन पर फेंक दिया। वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। आंटी ली ने घबराकर दरवाजे के बाहर से अपना सिर अंदर झांका और बोली, मेरी मालकिन। उसने पहले कभी किसी को इतना विचलित नहीं देखा था। वह पूरी तरह से हैरान रह गई। यूनशु ने पीछे मुड़कर देखा, उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें गुस्से से भरी थीं, बाहर निकलो। आंटी ली ने झट से दरवाजा बंद कर दिया। यूनशु ने दांत भींचे और ड्रेसिंग टेबल पर वापस बैठ गई। उसने लकड़ी की कंघी से अपने लंबे बालों को धीरे से संवारा, लेकिन कंघी सूखे और उलझे हुए बालों के एक गुच्छे में फंस गई, जो अपनी पहले वाली चमक खो चुके थे। यूनशु की उंगलियां अनियंत्रित रूप से कांपने लगीं। अचानक उसने गुस्से में कंघी फेंकी और वह दीवार के कोने से टकराकर 2 टुकड़ों में टूट गई। उसने अपना सिर पकड़ लिया, मानो उसके अंदर कुछ चीख रहा हो, भिनभिना रहा हो और गूंज रहा हो। वह धीरे से बुदबुदाने लगी, मानो उसके शरीर के अंदर चींटियां रेंग रही हों, जिससे खुजली और दर्द दोनों हो रहे थे। अधिकांश लोगों की तुलना में अधिक सहनशक्ति रखते हुए वह बिस्तर के पास गई, लेट गई, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने मन को शांत किया। उसे पता ही नहीं चला कि वह कब सो गई, लेकिन उसने अतीत के सपने देखे और जब वह जागी तो उसका तकिया आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे ऐसा लगा जैसे उसे अभी अभी पानी से बाहर निकाला गया हो। उसने कमजोरी से खुद को संभाला और नहाने के लिए बिस्तर से उठ गई। भरे हुए बाथटब के सामने उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारे और नग्न अवस्था में टब में उतर गई। गर्म पानी ने उसके शरीर को घेर लिया और वह भरे बिना नहीं रह सकी। उसने अपना सिर बाथटब के किनारे पर टिका दिया। उसके हाथ लगातार उसके शरीर पर घूम रहे थे और वह बीच बीच में हल्की आहें भर रही थी। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए यह दृश्य बिल्कुल चौंकाने वाला होता। लेडी यून, जो हमेशा इतनी गरिमा में और सुरुचिपूर्ण रहती थी, निजी जीवन में इतनी कामुक निकली। उसने बाथटब के तल पर एक जगह दबाई और अचानक बगल की दीवार से एक गुप्त डिब्बा खुल गया। यूनशु ने उसमें हाथ डालकर एक वस्तु निकाली। यह एक बेहद बारीकी से तैयार किया गया, सजीव दिखने वाला अंतरंग उपकरण था। इसका मोटा सिरा ही किसी की भी आंखें चौंधिया देने और दिल की धड़कन तेज कर देने के लिए काफी था। उस समय यूनशु का चेहरा, चाहे भाप के कारण हो या किसी और कारण से, असाधारण रूप से लाल हो गया था। उसकी आंखें नम और मोहक थीं। उसने उस वस्तु को अपने मुंह के पास लाया, उसे अपनी जीभ से चाटा, फिर धीरे से हंसते हुए उसे नीचे की ओर भेज दिया। उसने अपना सिर पीछे की ओर झुकाया, छत की ओर देखते हुए, और अचानक एक दबी हुई आह भरी। उसके शरीर में उठने वाली झुंझुनी भरी खुशी उसके दिल में उठ रही बेचैनी पर भारी पड़ गई और उसकी उंगलियां कसकर मुड़ गईं। यूनशु ने अपना पूरा जीवन केवल एक ही पुरुष के साथ बिताया था और उसी एक बार के संबंध के कारण वह यूनशेन से गर्भवती हुई और उसने उसे जन्म दिया। इसके अलावा उसने कभी किसी अन्य पुरुष को अपने शरीर को छूने की अनुमति नहीं दी। बीते वर्षों में अपनी हैसियत और रुतबे को देखते हुए युवा और बलवान पुरुषों को पाना मुश्किल नहीं होता और यहाँ तक कि प्रेमी बनाए रखना भी कोई समस्या नहीं होती। आखिर वह किस बात से चिपकी हुई थी, ये वह खुद ठीक से समझा नहीं पा रही थी। वह भी एक महिला थी जिसकी सामान्य जरूरतें थीं। छत की ओर देखते हुए उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। धीरे धीरे उसके मन में एक चेहरा उभर आया। वह मुस्कुराई, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बहते हुए नहाने के पानी में मिल गए, मानो उसी में समा गए हों। अपनी इच्छा में डूबी यूनशु को दरवाजे के धीरे से खुलने की आवाज सुनाई नहीं दी जब कोई अंदर घुस आया। यूया जूंग जियू के पास खड़ा था। यानसोंग को परीक्षा कक्ष में प्रवेश करते हुए देख रहा था। जुआंग शियू ने उसका हाथ थपथपाते हुए कहा, अगर आज दोपहर तुम खाली हो तो चाची के घर आ जाना, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। यूनिया ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। उसने दोपहर का समय यान के घर पर बिताया, जहां उसे केवल स्नेह और खुशी का ही अनुभव हुआ। यूनिया और यान के सोफे पर सुस्ती से बैठकर टीवी देख रहे थे। यूनिया एक अमेरिकी ड्रामा देखना चाहती थी, लेकिन यान के ने बोनी बीएस देखने पर जोर दिया।
यूनिया को बच्चों का कार्टून बिल्कुल पसंद नहीं था। ये तो 3 साल के बच्चों के लिए है, तुम तो 15 साल के हो, तुम्हें पता है ना। तो क्या हुआ अगर मैं 15 साल की हूँ? मुझे ये शो सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या आपको शियोनेर बेहद प्यारी और नादान नहीं लगती? बेचारा गुआंग टू की आंख भी कितना बदनसीब है। दोनों ने रिमोट कंट्रोल को लेकर हंसी मजाक में हाथापाई की। आजीयू बैठक कक्ष के कालीन पर लेटी हुई थी। दोपहर की धूप धीरे धीरे अंदर आ रही थी। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी, धीरे से म्याऊं किया और फिर धीरे धीरे उन्हें बंद कर लिया। मेरी भाभी बनने से पहले ही तुम मेरी भाभी की तरह बर्ताव कर रही हो, यानके ने बुदबुदाते हुए कहा और यूनिया ने झट से अपना मुंह ढक लिया। इसी समय जुआंग शियू धुले हुए अंगूर लेकर रसोई से बाहर निकलीं और उनकी घनिष्ठ मुद्रा को देखकर उन्होंने संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। रिश्ते बचपन से ही विकसित होते हैं और भले ही इसमें 10 साल की देरी हो गई हो, लेकिन अब शुरू करने में अभी भी देर नहीं हुई है। वे दोनों मानो स्वर्ग में बनी जोड़ी थे, एक सुनहरा लड़का और एक सुंदर लड़की। जुआंग शियू को अपने विचारों पर गर्व था। अध्याय 432 133 अतृप्त वासना एकमात्र मुक्ति अध्याय 5। शाम को जुआंग शियू ने स्वयं रसोई में जाकर यानसोंग के लिए परीक्षा के दौरान उसकी कड़ी मेहनत के पुरस्कार के रूप में एक स्वादिष्ट दावत तैयार की। समय लगभग हो जाने के कारण जुआंग शियू रसोई छोड़ने में असमर्थ थी, इसलिए उसने यानके और यूनिया से यानसोंग को लेने के लिए कहा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और सोफे से एक दूसरे की तेजी से उठ खड़े हुए। जुआंग शियू ने ये सब देखा और हंसते हुए अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। तुम दोनों सचमुच बच्चों की तरह हो। आमतौर पर यूनिया काफी शांत दिखती थी, लेकिन असल में वह भीतरी तौर पर एक छोटी बच्ची थी जिसे खेलना और शरारत करना पसंद था। यान के लगभग उसकी ही उम्र की थी और जब वे दोनों एक साथ आए तो निश्चित रूप से उनके पास बातचीत के लिए कई सामान्य विषय थे। माँ, हम जा रहे हैं। अलविदा आंटी जुआंग। जब वे कार में बैठ गए तभी यान के ने पूछा, बहन यूनिया, मेरे भाई को लेने के लिए तुम इतनी तेजी से क्यों दौड़ी? यूनिया ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आपने अभी मुझे भाभी नहीं कहा? बिल्कुल, मुझे अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यानके का गला रुंध गया और उसने कहा, सचमुच एक जैसे लोग एक साथ रहते हैं। कुछ देर बाद यानके फिर बोली, तुम्हें मेरा भाई इतना पसंद क्यों है? उसका स्वभाव बहुत गुस्सैल है, वो हमेशा लोगों को पीटने के लिए तैयार रहता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, उसमें हिंसा की प्रवृत्ति है। बेहतर होगा कि तुम सावधान रहो, कहीं वो भविष्य में तुम्हें नुकसान न पहुंचा दे। यूनिया ने खिड़की से बाहर आती धूप की ओर देखा। उसके होंठ हल्के से मुड़े हुए थे। ऐसा नहीं होगा, वह मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है, मेरे सिर के एक बाल को भी छूने को तैयार नहीं होता। अगर तुम्हारा भाई तुम्हें मारता है तो वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। क्या बिल्ली है? वह उसके भाई की सच्ची दीवानी थी, यहाँ तक कि उसे ये भी लगता था कि उससे मार खाना उसके भले के लिए ही था। ये देखकर हैरानी होती है कि वह ऐसा कह सकती थी। मेरा क्या, मैं इतनी कम उम्र में ही सेलो वादक बन चुका हूँ और भविष्य में सिडनी ओपेरा हाउस में एकल संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा, एक ऐसा सेलो वादक जो इतिहास रचेगा। यह मेरे भाई से कहीं बेहतर है, क्या आप मेरे बारे में विचार नहीं करेंगे? वह स्पष्ट रूप से कॉर्नर मारने की कोशिश कर रहा था। यूनिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारी कही हर बात बिना एक शब्द छोड़े बता दूंगी। अगर वह मान जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम तो निर्दयी हो, यानके ने सिर घुमाते हुए गुस्से से कहा। जैसे ही वे स्कूल के गेट पर पहुंचे, उन्होंने यानसोंग को ठीक समय पर बाहर आते देखा। कार में बैठने से पहले यानसोंग ने यानके को एक लात मारी और यानके ने आंखें घुमाते हुए अपने आप ही पीछे की सीट पर लुढ़क गई। यानसोंग यूनिया के बगल में बैठ गया, जिसने उसे पानी की बोतल दी और बड़े ध्यान से उसके लिए खोली। उसने बोतल ली और 2 घूंट पी गया। अपने सिर पर पसीना देखो, यूनिया ने कहा और उसके माथे पर लगे पसीने को पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला। उसकी कोमल पत्नी जैसी अदाओं को देखकर यानके के होंठ अपने आप ही फड़कने लगे। कार में ड्राइवर के मौजूद होने के कारण दोनों ने ज्यादा दूर जाने की हिम्मत नहीं की और चुपके से हाथ पकड़कर ही आगे बढ़े। इस हरकत को पीछे बैठी यानके ने साफ तौर पर देखा। अब तो यानके भी रिश्ते में रहना चाहता था, लेकिन गर्लफ्रेंड कहाँ से मिले? किसी लड़की के साथ इतना प्यार भरा व्यवहार करने का ख्याल ही उसे कपकपा देता था, बहुत ही भयानक। घर तक की यात्रा को सहन करने के बाद यानके सबसे पहले कार से कूद गया और उन दोनों को 200 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पीछे छोड़ दिया। यान परिवार के घर में प्रवेश करते ही दोनों ने स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से दूरी बनाए रखी, एक दूसरे के पीछे पीछे बैठक कक्ष में चले गए। जुआंग शियू ने उन्हें लौटते देख उनसे हाथ धोने और रात के खाने के लिए तैयार होने को कहा। यान नानमो ने फोन करके बताया कि वह आज रात देर तक काम करेगा और देर से लौटेगा, इसलिए उसने उनसे कहा कि वे उसका इंतजार न करें। भोजन सौहार्दपूर्ण और प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में किया गया। यूनिया को इस तरह के गर्मजोशी भरे पारिवारिक माहौल का अनुभव केवल यान परिवार के घर पर ही मिल सकता था। अचानक यूनिया को कुछ याद आया और उसने ऊपर देखकर अपने सामने बैठे यानसोंग से पूछा, भाई यान, क्या कल आपकी अंग्रेजी की परीक्षा है? यानसोंग ने सिर हिलाया। उनकी निगाहें मिली और उनके बीच एक मौन समझ का संचार हो गया। यानसोंग ने यानके की ओर देखा, जिसने जवाब में अपनी आंखें घुमाई और यानसोंग ने एक सूक्ष्म धमकी के रूप में अपनी मुट्ठी लहराई। यानके तुरंत ही झुक गया। अंग्रेजी की बात करें तो भाई, मुझे याद है कि अंग्रेजी हमेशा से तुम्हारी कमजोरी रही है। तुम्हें कल अच्छा प्रदर्शन करना होगा। जुआंग शियू भी चिंतित थीं। उनके बेटे की अंग्रेजी हमेशा से कमजोर रही थी और अगर इसका असर उसके कुल अंकों पर पड़ता तो बहुत बुरा होता। पहले उन्होंने उसके लिए एक निजी अंग्रेजी ट्यूटर रखने पर विचार किया था, लेकिन वह सहमत नहीं हुआ, इसलिए इस मामले पर दोबारा चर्चा नहीं हुई। यानके ने यूनिया की ओर देखकर हंसते हुए कहा, बहन यूनिया, मुझे याद है आपने 10 साल विदेश में बिताए हैं। आपकी अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी। क्यों ना आप मेरे भाई को आखिरी समय में थोड़ी अंग्रेजी पढ़ा दें। एक कहावत है, कुल्हाड़ी को तेज करने से लकड़ी काटने का काम नहीं टलता। यूं हाँ, अगर यह आपके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, जूंग जियू ने यूनिया से कहा।
यूनिया ने क्षण भर के लिए संकोच किया, फिर अपने सामने बैठे यानसोंग की ओर देखा और पूछा, भाई यान, आप क्या सोचते हैं? यानसोंग ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और खड़े हो गए। जो भी हो। उदासीन और उपेक्षापूर्ण। जुआंग शियू हंसते हुए बोली, इसका मतलब है कि मौका है। बाद में उसे थोड़ी सी ट्यूशन क्यों न दे दो, भले ही इससे उसे सिर्फ 2 अंकों का ही फायदा हो तो भी अच्छा है। यूनिया ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया, जरूर, मैं आंटी जून की बात सुनूंगी। यानके ने चुपके से अपनी आंखें घुमाई, हर जगह गुप्त संबंध ही संबंध हैं। 10 मिनट बाद यानसोंग के कमरे में। अध्याय 433 133 इच्छा की खाई को भरना कठिन है, केवल मुक्ति ही एकमात्र उपाय है। 5वां पहर अंडरस्कोर 2। यानसोंग डेस्क के सामने बैठ गया और यूनिया ने एक स्टूल खींचकर उसके बगल में बैठ गई। उसने अंग्रेजी की अध्ययन सामग्री निकाली और उसके लिए मुख्य बिंदुओं को हाईलाइट किया। दोनों ठीक ठाक लग रहे थे, बिल्कुल एक शिक्षक और एक छात्र की तरह, लेकिन जल्द ही शिक्षक उसकी बाहों में बैठकर उसे पढ़ाने लगा। अरे भाई यान, यूं ही मत छुओ, क्या तुमने सच में सुना कि मैंने अभी क्या कहा? यानसोंग ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छिपा लिया और उसकी हल्की खुशबू को धीरे से सूंघा। मैंने तुम्हारे कहे हुए हर एक शब्द को साफ साफ सुना। तो क्या आप इसे मेरे लिए दोहरा सकते हैं? उसके मुंह पर तुरंत एक चुंबन का निशान बन गया। अंततः यूनिया उसकी बाहों में हौंकते हुए उसकी छाती पीटने लगी और बोली, तुम हमेशा इतने अनुचित क्यों रहते हो? यानसोंग ने उसका हाथ पकड़कर नीचे की ओर खींचते हुए कहा, मैं सचमुच बहुत परेशान हूं, मैं आपसे प्रतिबंध हटाने का अनुरोध करती हूं। यूनिया के गाल लाल हो गए। उसने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। यानसोंग ने एक गहरी आह भरी। आगे का रास्ता लंबा और कठिन था। वह सोचने लगा कि यह और कितना लंबा चलेगा। यूनिया के कान फड़फड़ाए और वह अचानक यानसोंग के आलिंगन से निकलकर तेजी से अपनी सीट पर जा बैठी और सामग्री में महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करते हुए बोली, इन 2 निबंध प्रश्नों को अच्छी तरह याद कर लो, इनके विषय हर साल शायद ही बदलते हैं। जब वह बात कर रही थी तभी बाहर से दरवाजा खुल गया। जुआंग शियू 2 कप गर्म दूध लेकर अंदर आए। उन दोनों को गंभीरता से पढ़ाई करते देख उसने राहत भरी मुस्कान बिखेरी। बिना उन्हें परेशान किए 2 कप दूध उनकी मेजों पर रख दिए और फिर मुस्कुराते हुए धीरे से कमरे का दरवाजा बंद करके चली गई। उसके जाते ही यानसोंग ने अपना लंबा हाथ बढ़ाया और एक बार फिर यूनिया को अपनी बाहों में भर लिया। यूनिया ने घबराहट से दरवाजे की ओर देखा। अगर आंटी जूंग इस समय वापस आ गईं तो उन्हें उनके गुप्त प्रेम प्रसंग का पता चल जाएगा। वास्तव में ये बहुत ही रोमांचक था। तुम्हें किस बात का डर है? मेरी माँ को सब पता है और सब ठीक है। यानसोंग ने धीरे से उसकी पीठ थपथपाई। यूनिया ने ऊपर उसकी ओर देखते हुए कहा, भाई यान, आप लोग बहुत ही सरलता से सोचते हैं। अगर आप सचमुच ऐसा सोचते हैं तो आप मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं। यानसोंग ने भौहें चढ़ाईं। मैं भला तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूं? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? यूनिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी बाहों में सिमट गई। अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो हम अभी आंटी जून को नहीं बता सकते। हमें सही समय का इंतजार करना चाहिए, ठीक है? यानसोंग ऐसे जटिल मामलों से निपट नहीं सकता था, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि वह महिलाओं के बीच के इन घुमावदार तरीकों को नहीं समझता था और वह बहुत छोटा भी था, जिसमें जीवन के अनुभव की कमी थी। फिर भी उसने यूनिया के अनुरोध पर सहमति जताते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। अंत में किसी तरह वे बिस्तर पर लुढ़क गए। दरवाजा खुला था, इसलिए कोई भी किसी भी समय अंदर आ सकता था। यूनिया घबराहट से पसीने से तरपीट के साथ एक प्रेम प्रसंग का रोमांच महसूस कर रही थी, लेकिन यही तनाव और उत्तेजना थी जिसने उन्हें विशेष रूप से उत्तेजित कर दिया और हालात लगभग बेकाबू हो गए। यान के कुछ देर तक दरवाजे के बाहर खड़ा रहा, कान दरवाजे से सटाकर, लेकिन दुर्भाग्य से उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। हालांकि वह आसानी से समझ गया कि अंदर उन दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। उसे बस यही उम्मीद थी कि वे उसके अजीयू को खराब न कर दें। उस रात यूनिया यान परिवार के घर में उसी कमरे में रुकी जिसे जुआंग शियुए ने उसके लिए आरक्षित रखा था। नहाने के बाद यूनिया बड़े से पलंग पर लेट गई। उसके होंठों के कोने खुशी से ऊपर की ओर मुड़ गए। इस जगह ने पहली बार उसे घर जैसा एहसास दिलाया। अचानक उसे कुछ याद आया और उसने यूनशेन को फ़ोन करने के लिए अपना फ़ोन निकाला। उसने बताया कि वह यान परिवार से मिलने आई थी और लेडी यान ने उसे रात रुकने के लिए कहा था। चूंकि काफ़ी रात हो चुकी थी, इसलिए उसने रुकने का फैसला किया और यूनशेन को फ़ोन करके सूचित किया था कि वह चिंता न करे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे यूनशेन से किया गया वादा याद था कि अगर वह भविष्य में रात को घर नहीं लौटेगी तो वह उसे सूचित कर देगी। लगभग 10 बज रहे थे और यूनशेन अभी अभी एक डिनर पार्टी से बाहर आया था। उसे हल्का नशा था। उसने फ़ोन का जवाब देने के लिए वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। बैंकिंग नियामक आयोग के अध्यक्ष शौचालय जाने के लिए बाहर आए और उन्होंने उन्हें फ़ोन पर बात करते हुए देखा। मुस्कुराते हुए उन्होंने उनके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, राष्ट्रपति यून, क्या आपकी पत्नी आपका हालचाल पूछने आई थी? यूनशेन ने सहज रूप से जवाब दिया, मेरी बेटी। दूसरे पक्ष ने कुछ देर रुककर मुस्कुराते हुए कहा, राष्ट्रपति यून की बेटी वाकई बहुत विचारशील हैं। यूनशेन का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर वह मुड़ गया, संक्षेप में बोला और कॉल काट दिया। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, जब तक कि यान यूजेन उसे ढूंढने नहीं आ गई। उसने गहरी सांस ली और वापस मुड़कर अपने निजी कमरे में चला गया। यूनिया ने डिस्कनेक्ट हुई कॉल को देखते हुए धीरे से उपहास किया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। यानसोंग की 2 दिन परीक्षा थी और यूनिया दोनों दिन उसके साथ रही। इन 2 दिनों के दौरान वह यान परिवार के घर पर रुकी, वहीं खाना खाया, यानसोंग के साथ गुप्त प्रेम प्रसंग में लिप्त रही और यानके के साथ हंसी मजाक में झगड़े करती रही। कुल मिलाकर उसने काफ़ी आरामदायक और सुखद जीवन व्यतीत किया। यानसोंग की परीक्षा समाप्त होने के बाद जूंग जियू ने घर पर एक भव्य भोज का आयोजन किया। यूनिया, जिसने कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाया था, उसने भी थोड़ी सी पी ली।
वह ऐसी शख्सियत थी जो शराब की एक बूंद भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक घूंटी उसके सिर पर चढ़ जाती थी और थोड़ी देर बाद उसे चक्कर आने लगे। यान नानमो आधी नशे में जूंग जियू को वापस उनके कमरे में ले गई, जिससे वहां केवल यानके, यानसोंग और यूनिया ही रह गए। अध्याय 434 133 असीम इच्छा एकमात्र मुक्ति 5वां पहर अंडस्को 3। यानसोंग ने उसके चेहरे पर थपथपाया और यूनिया अचानक उसकी बाहों में झुक गई, उसके गाल लाल हो गए, मानो वह नशे में हो। भाई यान, यानके ने जीभ चटकाते हुए कहा, मुझे याद है, यूनिया बहन ने तो बस एक घूंटी पी थी, है ना? ये कैसी शारीरिक बनावट है, कहीं इन्हें शराब से एलर्जी तो नहीं है? ये तो वाकई डरावना था। यानसोंग ने उसे अपनी बाहों में मजबूती से उठाया और ऊपर की ओर चल दिया। यानके को हवा में बिखरे बालों के साथ पीछे छोड़ते हुए उसके आसपास के जोड़े एक साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए, जिससे उसके अकेलेपन को एक गंभीर झटका लगा। आजियो उसकी बाहों में सिमट गई और म्याऊं चिल्लाई। यानके ने अपनी बिल्ली को सहलाते हुए कहा, सौभाग्य से मेरे साथ रहने के लिए अभी भी तुम हो। यानसोंग ने यूनिया को बिस्तर पर लिटाया और उसे कंबल ओढ़ाने ही वाला था कि यूनिया ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। ये जानबूझकर नहीं हुआ था, बल्कि संयोगवश वह यूनिया के ऊपर गिर पड़ा। उसकी 2 छोटी कलियां उसकी छाती से दब गईं और यूनिया दर्द से कराह उठी और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। क्या वह सचमुच नशे में थी या सिर्फ नाटक कर रही थी? यानसोंग ने उसके चेहरे पर थपथपाते हुए कहा, जाग जाओ। यूनिया को बहुत गर्मी लग रही थी और वह अचानक अपने कपड़े फाड़ने लगी। उसके अंदर एक आग भड़क रही थी जिसे बाहर निकालना जरूरी था। ये सब शराब पीने का नतीजा था। यानसोंग एक तरफ लुढ़क गया, एक हाथ से अपना गाल टिकाया और चुपचाप यूनिया के कपड़े उतारने के प्रदर्शन का आनंद लेने लगा। यूनिया ने पीछे जिप वाली ड्रेस पहनी हुई थी, जिसकी वजह से वह उसे खुद से उतार नहीं सकती थी। कुछ देर तक कोशिश करने के बाद वह गहरी नींद में सो गई। वासना से प्रेरित होकर यानसोंग ने अपनी उठी हुई कमर पर एक थप्पड़ मारा, फिर अचानक पलटकर जल्दी से चली गई। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। 3 दिन बाद नानगोंग चेन को लेकर अस्पताल से चली गई। वे कहाँ गए, इस बारे में यूनिया को कोई परवाह नहीं थी और न ही वह जानना चाहती थी। बेहतर यही था कि वह इस मामले में और दखल न दे। नानगोंग चेन की हालत को देखते हुए अगर वह अपना अच्छे से ख्याल रखें और अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान दें तो शायद वह अगले 5 साल या उससे भी ज्यादा जी सकते हैं, वरना ज्यादा से ज्यादा उनके पास 2 या 3 साल ही बचे हैं। हालांकि यूनिया को नानगोंग ज्ञान पसंद नहीं थी, फिर भी नानगोंग चेन के बारे में उसकी राय ठीक ठाक थी। वह कुछ हद तक दयनीय था, लेकिन दुनिया में दयनीय लोगों की कोई कमी नहीं थी। एक कम या ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक ऐसा व्यक्ति था जिसका यूनिया के जीवन से कोई संबंध नहीं था और वह उसके समय या विचार के लायक नहीं था। इस दौरान कई लोग सर्जरी के लिए डॉक्टर निक्स के पास आने लगे, कुछ ने तो मोटी रकम तक देने को तैयार थे। यूनिया ने एक नियम बनाया, प्रति सप्ताह केवल एक सर्जरी, चाहे किसी का भी रुतबा या पद हो, और वह भी केवल जटिल मामलों में। साधारण सर्जरी कराने वालों को केवल रोमांच के लिए उनके पास आने की जरूरत नहीं थी। कुछ सफल सर्जरी के बाद डॉक्टर निक्स राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हो गए और उन्हें आधुनिक बयानक्यू और हुआतुओ के रूप में भी ख्याति प्राप्त हो गई। एक दिन काम खत्म होने के बाद यूनिया को वेन देहुआ का फोन आया। चर्चा के बाद उनकी टीम ने यूनिया को अपने शोध परियोजना में शामिल करने पर सहमति जताई और उनसे कहा कि जब भी उनके पास समय हो वे शोध संस्थान में आएं, औपचारिकताओं को पूरा करें और संयोगवश उन्हें टीम के अन्य सदस्यों से परिचित कराएं। वेन देहुआ का बधिर और मूक अनुसंधान संस्थान उत्तरी शहर हासिटी में स्थित था, जो जियांगजोऊ के बिल्कुल विपरीत था, एक सुदूर दक्षिण में और दूसरा सुदूर उत्तर में। ये यूनशू का गृहनगर भी था। एक तरफ यूनिया ने वेन देहुआ को इस अवसर के लिए आभार व्यक्त किया और दूसरी तरफ उसने समय मिलने पर मिलने का वादा किया। इस बिंदु तक सबसे खूबसूरत आवाज के शीर्ष 10 प्रतियोगियों का चयन हो चुका था। माई झेंग ने जबरदस्त लोकप्रियता के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। कांगले उनसे कुछ ही पीछे थीं। इंटरनेट पर दोनों की ही धूम मची हुई थी और माई झेंग की कोई भी वीबो पोस्ट लाखों रिपोस्ट और कमेंट्स बटोर लेती थी, जो वाकई में एक बेहद लोकप्रिय हस्ती के स्तर को दर्शाती थी। इस बीच कांगली अक्सर वीबो पर प्रशंसकों से बातचीत करती थीं। खूबसूरत, मिलनसार और एक अच्छी गायिका होने के कारण प्रशंसकों का कहना था कि अगर प्यारी कांगली प्रसिद्धि हासिल नहीं करती तो ये प्रकृति के खिलाफ अपराध होगा। शो का राष्ट्रीय फाइनल का सीधा प्रसारण 8 जुलाई की शाम को किया जाएगा। उस शाम के लिए प्रतियोगिता का प्रारूप अभी हाल ही में जारी किया गया था, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ मुकाबले तय करने के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा। विजेता फिर अंतिम मुकाबले में आमने सामने होंगे और इसी तरह शीर्ष 3 का फैसला हो जाएगा। प्रतियोगियों का भाग्य आयोजन स्थल के बाहर मौजूद दर्शकों द्वारा वास्तविक समय में एसएमएस वोटिंग के माध्यम से तय किया जाएगा, जिसमें प्रति डॉलर एक वोट मान्य होगा। वोट में हेराफेरी रोकने के लिए एक फ़ोन नंबर से केवल एक बार ही वोट दिया जा सकेगा, जिससे मतदान की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। हाल ही में कांग जिनशियान फाइनल की तैयारियों में व्यस्त थी और गाने के चयन, संगीत संयोजन और नृत्य कला में मदद के लिए अक्सर लिनली से मिलने जाती थी। जैसे जैसे फाइनल नजदीक आता गया उसकी घबराहट बढ़ती गई। उसे डर सता रहा था कि कहीं उस दिन कुछ गड़बड़ न हो जाए। शो शुरू होने के बाद से तुम्हारी शैली बहुत एक जैसी रही है। अगर तुम्हें चैंपियनशिप जीतनी है तो तुम्हें माई झेंग को हराना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उससे जीत पाओगे? लिनली ने विश्लेषण करना शुरू किया। कांग जिनशियान ने सिर हिलाते हुए कहा, उसकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। फाइनल तो लोकप्रियता पर ही निर्भर करता है और उसके पिता भी एक सुपरस्टार हैं। मुझे यकीन है कि तब तक मैं हार जाऊंगी। तुम गलत हो। हालांकि यह शो लोकप्रियता के बारे में है, लेकिन प्रतिभा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। लोकप्रियता में तुम उससे पीछे हो सकती हो, लेकिन प्रतिष्ठा में तुम उससे आगे हो। भले ही तुम चैंपियनशिप न जीत पाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने पहले ही शिंगहुआन के साथ अनुबंध कर लिया है। अब चैंपियनशिप तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखती।
बस शांत रहो, प्रतियोगिता का आनंद लो और शायद तुम एक चौंकाने वाली जीत हासिल कर लो, लिनली ने उसे प्रोत्साहित किया। अध्याय 435 133 असीम इच्छा एकमात्र मुक्ति 5वां पहर _4। काम जिनिक्सियन ने मन ही मन अपनी मुठ्ठियां भींच लीं और बोली, नहीं, मुझे चैंपियनशिप जीतनी ही होगी। उसने दृढ़ता से लिनली की ओर देखा और कहा, शिक्षिका, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे चैंपियनशिप जीतनी ही है। लिनली ने सिर हिलाया और आह भरी, ये बच्ची बहुत ही प्रतिस्पर्धी और जिद्दी है। यही भविष्य में उसके पतन का कारण बनेगी। इस रवैये के साथ आपकी जीत निश्चित नहीं है। लिनली को याद आया कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी तब उन्हें कैसा महसूस हुआ था। उन्होंने काम जिनिक्सियन जैसी ही मानसिकता के साथ एक राष्ट्रीय गायन प्रतियोगिता में भाग लिया था, लेकिन बार बार असफल होती रहीं जब तक कि आखिरकार वास्तविकता ने उन्हें जगह नहीं दिया। दुर्भाग्यवश वर्तमान काम जिनिक्सियन ने बात सुनने से इनकार कर दिया। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, बाकी भाग्य पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। लिनली के घर से निकलते हुए काम जिनशियान बेचैन महसूस कर रही थी। फाइनल नजदीक आ रहा था। नहीं, वह हार नहीं सकती थी, उसे चैंपियनशिप जीतनी ही थी। लेकिन माई झेंग उसके सामने पहाड़ की तरह खड़ा था। भला वह उसे कैसे हरा सकती थी? हेयान उसे लेने के लिए गाड़ी चलाकर गया। रात के खाने के दौरान जब हेयान ने उसे कुछ सोच में डूबा हुआ देखा तो उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ? तुम पीली लग रही हो, क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? काम जिनिक्सियन ने प्रतियोगिता के बारे में बात की और असहाय स्वर में कहा, अगर वह चैंपियनशिप जीत जाता है तो मुझे लगता है कि वह इसके लायक है। बस मुझे हमेशा थोड़ा अफसोस रहेगा। हेयान ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, मेरे दिल में तुम ही चैंपियन हो। माई झेंग के बारे में क्या? वह कोई खास नहीं है, बस अपने पिता के नाम पर निर्भर एक खूबसूरत चेहरा है। इसके बिना वह क्या है? ऐसा मत कहो, उसमें कुछ प्रतिभा तो है। हम बस देखते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें चैंपियन के मुकाम तक पहुंचाऊंगा। इसे मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझो। काम जिनिक्सियन को क्षण भर के लिए खुशी महसूस हुई, फिर तुरंत ही उनका मन उदास हो गया और वे हिचकिचाते हुए बोले, नहीं, ऐसा नहीं करते, ये ठीक नहीं लगता। हियन ने उसे दिलासा देते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। बस उस सर्वोच्च स्थान पर खड़े होने के अपने क्षण का इंतजार करो। हेयान की नज़र उसके पेट पर पड़ी। बच्चा कैसा है? आज कैसा व्यवहार कर रहा है? लगभग 2 महीने हो गए हैं, है ना? स्त्री रोग विभाग में मेरी एक बचपन की दोस्त है। क्या मैं आपको कल अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाऊं? काम जिनशियान के हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक थोड़ी कांप रही थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कल व्यस्त हूं, हम इस बारे में किसी और समय बात कर सकते हैं। फिर उसने झट से विषय बदल दिया। हेयान ने काम जिनशियन को हवेली के प्रवेश द्वार पर छोड़ा और चला गया। काम जिनशियन ने ठंडी सी झंझनाहट भरी सांस ली और अपने उन होठों को पोंछा जिन्हें हेयान ने अभी अभी चूमा था, मानो उसे अपना खाना उल्टी आ रही हो। वह अगले महीने होने वाली अपनी शादी के बारे में सोचने लगी, जो फाइनल के कुछ ही दिनों बाद ही आन के साथ होने वाली थी। क्या वह सचमुच तभी आन से शादी कर पाएगी? नहीं, वह उससे शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकती थी। उसका भविष्य उज्ज्वल था, उसके पास युनशेन था। वह इस बूढ़े लंपट हेयान से शादी क्यों करे? तभी पीछे से कार के हॉर्न की आवाज़ आई। वह एक तरफ हट गई। युनशेन की कार उसके पास से गुजरी। उसने कार की खिड़की से युनशेन का सुंदर और उदासीन चेहरा देखा, फिर वह पल भर में गायब हो गया। भाई, वह कुछ कदम तक कार के पीछे दौड़ी, लेकिन कार धीमी नहीं हुई। पीछे केवल उसके दूर जाते हुए पिछले हिस्से का निशान ही दिखाई दे रहा था। काम जिनशियन को थोड़ा निराशा महसूस हुई। उस फोन कॉल के बाद से उसने युनशेन को घर पर बहुत कम देखा था, और जब भी देखा तो वह उसके साथ ठंडा व्यवहार करता था। साथ ही हेयान के साथ रहने और शरीर पर चोट के निशान होने के कारण वह रात में युनशेन के साथ बिस्तर पर जाने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। पिछले कुछ दिनों से उसने हेयान को उसे छूने भी नहीं दिया था। आज रात ठीक रहेगा, है ना? ये सोचकर अचानक उसके मन में उत्साह उमड़ आया और उसने अपनी गति बढ़ा दी। युनशेन ने आज रात कुछ ज्यादा ही पी ली थी। बैठक में प्रवेश करते ही उसने अंकल फैंग से पूछा, माँ कहाँ है? अंकल फैंग को खांसी आए, उनकी आंखें थोड़ी झपकी। इतनी देर रात तक तो मैडम को सो जाना चाहिए था। युनशेन ने अपना सिर हिलाया और अचानक युनशू के कमरे की ओर चल पड़ा। दरवाजा दरअसल अंदर से बंद था और युनशेन ने उस पर जोर जोर से दस्तक देना शुरू कर दिया। माँ, दरवाजा खोलो। कुछ देर बाद नाइट गाउन पहने युनशू ने दरवाजा थोड़ा सा खोला और बाहर देखते हुए भौहें चढ़ाकर बोली, तुमने फिर से शराब पी ली। अंकल फैंग, इन्हें वापस इनके कमरे में ले जाओ, आराम करने दो। आधी रात को इतना शोर क्यों मचा रहे हो? वह दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि अचानक युनशेन ने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर घुस आया और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। युनशू का चेहरा रोशनी में एक पल के लिए सख्त हो गया, फिर उसने भौहें चढ़ाकर ठंडे स्वर में कहा, तुम क्या कर रहे हो? वापस बिस्तर पर जाओ। माँ, युनशेन नशे में था और बहुत असहज महसूस कर रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे बात करे। उसे लग रहा था कि वह सिर्फ युनशू से ही बात कर सकता है। तुमने तब ऐसा क्यों किया था? क्यों? उसने आरोप लगाते हुए अपनी बात शुरू की। युनशू अचंभित रह गई, फिर उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम नशे में हो? युनशेन ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, हाँ, मैं नशे में हूँ। जब मैं पूरी तरह से मदहोश हो जाता हूँ तभी मुझ में आपके सामने खड़े होने की हिम्मत आती है। मैं आपका बेटा हूँ, आपका अपना बेटा। आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? अध्याय 436 133 इच्छा की खाई को भरना कठिन है, केवल मुक्ति ही एकमात्र उपाय है। 5वां पहर _5। उसके चेहरे पर बहुत पीड़ा थी। क्या तुम्हें पता है, मुझे एक बार शक हुआ था कि मैं तुम्हारा जैविक पुत्र नहीं हूँ। जब मेरे मन में यह विचार आया तो मुझे शर्म नहीं बल्कि आश्चर्य हुआ। मैंने व्यर्थ ही सोचा कि शायद कोई चमत्कार हो जाए, इसलिए मैंने चुपके से हम दोनों के बाल लेकर DNA परीक्षण करवाया।
युनशु की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और वह अविश्वास भरी नजरों से उसे देखने लगी। युनशेन ने व्यंग्यपूर्वक हंसते हुए कहा, माता पिता होने की संभावना 99.999% है। हा 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 हा, हम माँ बेटे हैं, माँ बेटे। लेकिन आखिर तुम्हारे जैसी क्रूर और निर्दयी माँ क्यों है? तुमने मेरे जन्म के समय मेरा गला क्यों नहीं घोंट दिया? थप्पड़। युनशु ने गुस्से से कांपती उंगलियों के साथ उसके चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। उसके गाल तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे, रोशनी में पीले और भयावह लग रहे थे। क्या आपको एहसास है कि आप कितनी बकवास कर रहे हैं? थप्पड़ से युनशेन थोड़ा होश में आया और उसने सोचा, अब वह युनिया को कुछ हद तक समझ गया है। उसकी माँ भी ऐसी ही थी और युनिया का पिता भी उसके जैसा ही था। सच में, खून में कुछ ऐसा होता है जिसे बदला नहीं जा सकता। युनिया को दोष देने का उसे क्या अधिकार था? आखिरकार वह तो बस एक बेचारा बच्चा था। मैंने इन शब्दों को इतने लंबे समय तक अपने दिल में दबाए रखा है। मैं पागल होने वाला हूँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे ही सहता रहा तो पागल हो जाऊंगा। उसने अचानक दर्द से कराहते हुए अपने बाल पकड़ लिए। युनशु ने आह भरी, शेन तुम नशे में हो। जब नींद उतरेगी और सुबह उठोई तो तुम्हें आज रात कही गई बातों पर पछतावा होगा। वापस जाओ। माँ ऐसा दिखावा करेगी जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। पछतावा? युनशेन को नहीं पता था, वह इतना ही जानता था कि इस समय उसे कोई पछतावा नहीं था। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। युनशेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी और ऊपर क्लोकर रूम की दिशा में देखा। युनशु ने उसे धक्का देते हुए कहा, मैं सोने जा रही हूँ, क्या तुम जल्दी वापस नहीं आ रहे हो? युनशेन ने अपने होंठ सिकुड़े और अचानक युनशु को धक्का देकर क्लोकर रूम की ओर बढ़ गया। रुको, तुम यहीं रुक जाओ। युनशु उसका पीछा नहीं कर पाए और जोर से चिल्लाए, लेकिन दुर्भाग्य से युनशेन ने उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनी। क्लोकर रूम के प्रवेश द्वार पर खड़े होकर अंदर की हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। युनशेन अचानक एक भयावह हंसी हंस पड़ा। उसने अपना सिर घुमाया और युनशु की ओर देखा। युनशु उस नज़र से दंग रह गई। शेन, गलतफहमी मत पालें, बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। माँ, भले ही मैं तुमसे नफरत और डरती हूँ, कभी कभी मैं तुम्हारी तारीफ भी करती हूँ। मैंने हमेशा सोचा है कि तुम एक तरफा प्यार करने वाली औरत हो, जिसने पूरी जिंदगी उस आदमी के लिए खुद को बचा कर रखा। तुम सच में पवित्रता के लिए पदक की हकदार हो। लेकिन अब तुम मुझे बीमार कर देती हो। तुम मुझे सच में बीमार कर देते हो। युनशु का चेहरा पहले तो एकदम पीला पड़ गया, फिर तूफानी आसमान की तरह काला हो गया। युनशेन ने उसकी तरफ एक नज़र भी नहीं डाली, मुड़ी और तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। धड़ाम, दरवाजा जोर से बंद हो गया। युनशु लड़खड़ा गई, फिर दोबारा लड़खड़ा गई। उसके पैर जवाब दे गए और वह बिस्तर के पास गिर पड़ी। क्लोकर रूम से एक परछाई झांकी, फर्श पर बैठी युनशु पर एक नज़र डाली और होंठ सिकोड़ते हुए बोली, शूर, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें परेशानी दी। चिंता मत करो, मैं युनशेन को समझा दूंगी और उसे तुम्हारे बारे में गलतफहमी नहीं होने दूंगी। युनशु ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगता है कि वह इस बात पर विश्वास करेगा? देर रात को एक पुरुष और एक महिला अकेले बेडरूम में और क्या कर रहे होंगे? सु एंटोंग ने जमीन पर घुटनों के बल बैठी व्याकुल महिला को देखा और खुद को रोक नहीं पाए और उसके पास जाकर बैठ गई, झुककर उसे गले लगा लिया। युनशु ने अचानक उसे धक्का देते हुए कहा, मुझसे दूर हो जाओ। चौंककर सु एंटोंग जमीन पर गिर पड़ा। उसने दुखी भाव से युनशु की ओर देखा और बोला, शूर। युनशु अचानक आसमान की ओर देखकर हंस पड़ी। उसकी हंसी भयावह और शोकपूर्ण थी, जिससे रोंगटे खड़े हो गए। उसने अचानक सु एंटोंग की ओर देखा और बोली, इतने सालों बाद मैं किस बात पर अड़ी रही? अब तो मेरा सबसे प्यारा बेटा भी मुझे घिनौना कहता है। हाँ, मैं घिनौनी हूँ, लेकिन मैं बेवजह इस दोष को अपने ऊपर नहीं ले सकती। सु एंटोंग उसकी आंखों में दिख रहे पागलपन को देखकर चौंक गया और सहज ही पीछे हट गया। अगले ही पल युनशु ने अपने कपड़े उतार दिए और बिस्तर पर चढ़ गई। सु एंटोंग, आज मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। हाई स्कूल के दिनों से ही तुम मुझे पाना चाहते थे, 40 साल से ज्यादा हो गए हैं ना? आज मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगी, चलो। उसकी आवाज़ में अजीब सी शांति थी। सु एंटोंग ने अनजाने में एक कदम पीछे हटते हुए कहा, शांत हो जाओ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इसका पछतावा हो। युनशु अचानक उठ बैठी और उसे व्यंग्य भरी निगाहों से देखते हुए बोली, क्या अब डर लग रहा है? तो फिर तुमने तब बलात्कार करने की हिम्मत क्यों की? अरे हाँ, मैं भूल ही गई थी, तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, है ना? आज मैं तुम्हें अपना गुनाह साबित करने का मौका दूंगी, जेल में बिताए वो साल व्यर्थ नहीं जाएंगे। सु एंटोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, उस समय गलती मेरी थी, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। अध्याय 437 इच्छा खाई भरना कठिन, एकमात्र मुक्ति 5वीं निगरानी _6। सु एंटोंग, तुम तो मर्द भी नहीं हो, काय हो, डरपोक हो। युनशु ने लगातार गालियां दी। सु एंटोंग ने अपनी आस्तीन में मुट्ठी कसकर बंद कर ली। मैं तुम्हारे सामने नग्न खड़ी हो जाऊं, तब भी तुम में मुझे छूने की हिम्मत नहीं होगी। तुम बिल्कुल बेकार हो, मर्द हो ही नहीं। सु एंटोंग की आंखें लाल हो गईं। उसने जोर से दहाड़ मारी और उस पर झपट पड़ा। एक पल के लिए युनशु की आंखों के कोने से एक आंसू निकला, जो जल्दी से उसकी कनपटी में समा गया और गायब हो गया। फिर धीरे धीरे उसकी आंखें उन्मादी वासना से भर गईं। जीवन भर अपनी इच्छाओं को दबाए रखने के बाद जिस क्षण उसने उन्हें प्रकट किया, वह किसी बांध से उमड़ती बाढ़ की तरह बेकाबू हो गया। युनशु मानो असीमित ऊर्जा से भरी हुई थी और अधिक उग्र होती जा रही थी, जबकि सु एंटोंग, जिसके पास पहले से ही बहुत कम समय बचा था, बुरी तरह थक चुकी थी और सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी। ये हास्यास्पद था, सचमुच हास्यास्पद। युनशेन अपने अध्ययन कक्ष में वापस चले गए और कांग जिन से उनकी ओर आई, कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन युनशेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बस धड़ाम की आवाज के साथ अध्ययन कक्ष का दरवाजा बंद कर दिया। उसने अपना कोट उतारकर उसे गुस्से से जमीन पर फेंक दिया और कमरे में एक बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर चक्कर लगाने लगा। हालांकि वह युनशु से डरता था, फिर भी उसके मन में उसके लिए स्वाभाविक श्रद्धा भी थी। हर स्त्री वासना के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकती।
इतने वर्षों तक संयम का जीवन जीने के बाद उसे सचमुच विश्वास था कि वह उस पुरुष से बहुत प्यार करती है, यहाँ तक कि उसे उस पर दया भी आती थी। यही थोड़ी सी दया थी जिसने उसे उस पुरुष के बहकावे में आने के लिए तैयार कर दिया। और फिर भी यह महिला उसकी पीठ पीछे कुछ काम कर रही थी। युनशेन को विश्वासघात का एहसास हुआ। क्रोध ने धीरे धीरे उसके दिल में दबे भय और अपराधबोध को प्रज्वलित कर दिया, जैसे तेल में आग लग गई हो जो किसी भी क्षण विस्फोट करने के लिए तैयार हो। अगर आपको ये पसंद है तो आपको उससे नफरत करने का क्या हक है? आपको उससे बदला लेने का क्या हक है? और आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करने का क्या हक है? अचानक युनशेन को उस आदमी का चेहरा याद आ गया। वह सु एंटोंग था, युनशु का पहला प्यार। इस दुनिया में कोई भी चीज़ संयोग से नहीं होती, हर संयोग के पीछे एक ऐसी साजिश छिपी होती है जिसे कोई नहीं जानता। व्यापारी होने के कारण वह सतर्क हो गया था। उसके मन में एक अटकल थी, एक पागलपन भरा और साहसी अनुमान। उस क्षण वह स्तब्ध और प्रसन्न दोनों था। यही उसका उद्धार था, उसका एकमात्र मौका था। जीवन उतार चढ़ावों से भरा है। उसे उम्मीद थी कि ईश्वर उसकी दिल की पुकार सुनेगा और उसके लिए कोई चमत्कार कर देगा। काम जिनिक्सियन आधी रात को चुपके से अध्ययन कक्ष में गई, लेकिन इस बार उसने चुपचाप दरवाजा खोला और अंदर गई तो उसने देखा कि खिड़की के सामने एक लंबा व्यक्ति खड़ा है। पता नहीं वह कितनी देर से वहां था, जिससे एक ठंडी उदासी और अकेलापन झलक रहा था। उसका दिल 100 गांठों में उलझ गया और वह उसकी ओर बढ़ी। अचानक युनशेन मुड़ा, जिससे काम जिनिक्सियन चौंक गई। उसने युनशेन की आंखों में पहले कभी ऐसी निर्मम दृष्टि नहीं देखी थी। उसकी पुतलियों की गहराई में एक बर्फीली खाई थी जिसमें गर्माहट का कोई निशान नहीं था, जिसने पल भर में उसका दिल जमा दिया। भाई भाई, उसने सहज भाव से पुकारा। यहाँ से चले जाओ। ये 4 ठंडे शब्द उसके पतले होठों से निकल गए। काम जिनशियान का दिल जोर से धड़कने लगा जब वह उसकी ओर बढ़ी। भाई, मैंने तुम्हें बहुत याद किया है, कृपया मुझे दूर मत धकेलना, ठीक है? अगर तुम नहीं जाओगे तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। युनशेन ने अपना कोट उठाया और कमरे से बाहर निकल गया। इस समय उसे दिखने वाली हर महिला नकली और घृणित लगती थी। वह एक पल के लिए भी उन्हें देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। काम जिनशियान एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर अचानक युनशेन की पीठ पर कूद पड़ी। उसे पकड़ने के बाद उसके शरीर को गर्म होने का समय भी नहीं मिला था कि युनशेन ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जमीन पर गिर गई और उसका हाथ छिलकर खून से लथपथ हो गया। वह बस मुड़ा और निर्दयी भाव से चला गया। काम जिनशियान को यकीन नहीं हो रहा था, आखिर उसके भाई को क्या हो गया था। उसका मिजाज कुछ दिनों से ठीक नहीं था। क्या इसका कारण ये था कि उसने उसकी सलाह नहीं मानी और प्रतियोगिता से हट गई? ऐसा ही होना चाहिए। वह जल्दी से उसके पीछे गई, समझाने की चाह में, लेकिन गलियारे में उसकी आकृति कहीं भी दिखाई नहीं दी। पिछली बार गर्भावस्था के दौरान काम जिनसे को जब तकलीफ हुई थी, तब से उसके पेट में लगातार दर्द के दौरे पड़ते थे और वह रात को सो नहीं पाती थी। बाहर कुछ आवाज़ सुनकर वह उठ बैठी, दरवाज़ा खोला और कोने से युनशेन की परछाई गायब होते हुए देखी। वह इतनी रात को कहाँ जा रहा था? अब युनशेन पर उसकी कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब उसकी एकमात्र उम्मीद उसके गर्भ में पल रहे बच्चे से ही थी। फिर उसने काम जिनिक्सियन को अध्ययन कक्ष से बाहर भागते हुए देखा और अनजाने में भौहें चढ़ाते हुए कहा, आजियान, आप इस समय अध्ययन से बाहर क्यों आ रहे हैं? उसने सावधानी से पूछा। काम जिनशियान ने जल्दी से खुद को संभाला और मुस्कुराते हुए कहा, क्या यह आखिरी दौर नहीं है? मैं चाहती थी कि मेरा भाई प्रतियोगिता में अच्छा स्थान पाने में मेरी मदद करे, लेकिन उसे एक फ़ोन आया और वह जल्दी से निकल गया। लगता है सेक्रेटरी यान का फ़ोन था। बहन, क्या तुम्हें लगता है कि भाई सेक्रेटरी यान से मिलने गया होगा? एक ही वाक्य से उसने सफलतापूर्वक काम जिनसे का ध्यान भटका दिया। उसके दांत कसकर भींचे हुए थे। यह जरूर वही कुतिया होगी। अध्याय 438 133 असीम इच्छा, एकमात्र मुक्ति, 5वां पहर अंडस्को 7। काम जिनशियान की आंखों में व्यंग्य की चमक थी, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। उन्होंने कहा, बहन, तुम गर्भवती हो और अपने पति की सेवा नहीं कर सकती, इसलिए ये स्वाभाविक है कि वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरी महिलाओं की तलाश करे। लेकिन क्या तुम जानती हो, प्राचीन काल में वैद्य पत्नी गर्भावस्था के दौरान अपने पति के साथ बिस्तर साझा नहीं कर सकती थी। तब पति को रखेलों के बीच बांट दिया जाता था और पत्नी हताशा में अपना रुमाल भी चबा ले कुछ नहीं कर सकती थी। हालांकि बाद में उन्होंने पति का स्नेह बनाए रखने का एक तरीका खोज निकाला। काम जिनसे की आंखें चमक उठीं और उसने अचानक काम जिनशियान का हाथ पकड़ लिया। कौन सा तरीका? हल्की सी मुस्कान के साथ काम जिनशियान के होंठ थोड़े से मुड़े। ये पति के सामने एक जवान, अधिक सुंदर स्त्री को पेश करना है, फिर उस स्त्री के शरीर का उपयोग करके उसके मन और मन दोनों को अपने वश में करना है। स्त्री का जीवन पूरी तरह से आपके नियंत्रण में है, इसलिए उसके विश्वासघात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत, जो भेड़ियों को फंसाने का साहस नहीं कर पाते, उन्हें संतान नहीं मिलती। बहन, आपने इतने सारे राजमहल के नाटक देखे हैं, फिर भी आपको ये सरल सिद्धांत समझ में क्यों नहीं आता? काम जिनसे हिचकिचाया, लेकिन ये तरीका कारगर नहीं होगा। आधुनिक युग प्राचीन युग जैसा नहीं है, जहां मानव जीवन को खरपतवार की तरह निष्फल समझा जाता था। यह विधि बिल्कुल अव्यवहारिक है। मैंने सब कुछ कह दिया है, अब फैसला तुम्हारा है। बस इंतजार करो और रोना जब सेक्रेटरी यान भाई को तुमसे छीन ले जाए। जम्हाई लेते हुए, मैं थक गई हूँ, पहले सो जाती हूँ। बहन, तुम भी आराम कर लो। ये शब्द कहने के बाद वह मुड़ी और अपने कमरे में वापस चली गई। काम जिनसे दरवाजे पर खड़ी रही, एक पल के लिए हिचकिचाई। काम जिनशियान के शब्दों ने उसके मन में उथल पुथल मचा दी थी और वह काम जिनशियान से पूछने वाले अपने सवालों को पूरी तरह से भूल गई थी। उसका दिमाग इस कदर भ्रमित था कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसकी भूमिका काम जिनिक्सियन ने निभाई। इस बार युनशु विशेष रूप से उग्र थी, पूरी रात रुकी नहीं और सु एंटोंग काफी देर पहले बेहोश हो गई, फिर होश में आई और फिर से बेहोश हो गई। उसका शरीर अब इस तरह की लगातार यातना को सहन नहीं कर सकता था, ये लगभग उसकी मृत्यु के करीब था।
सुबह हुई और सूरज की पहली किरण पर्दों को भेदकर कमरे में फैल गई। सू एंटोंग बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसका चेहरा मुर्दे की तरह पीला पड़ गया था। युनशू ने बिस्तर से उठते हुए अपने बालों में उंगलियां फिराईं। कहते हैं कि पुरुष का वीर्य स्त्री के लिए सबसे अच्छा सौंदर्य उपचार है, ये कहावत बिल्कुल सही है। युनशू को आखिरकार एहसास हुआ कि वह इतने समय से किस चीज़ से वंचित थी। सौभाग्य से बहुत देर नहीं हुई थी। नहाते समय अपने पूरे शरीर पर बैंगनी और नीले निशान देखकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, अपने दिल में उमड़ रहे गुस्से को काबू में किया, जल्दी से खुद को सुखाया और कपड़े पहन लिए। पूरी रात न सोने के बावजूद वह असाधारण रूप से ऊर्जावान महसूस कर रही थी और उसका चेहरा एक बार फिर दमक रहा था। युनशू ने अपनी बाहें बनाने के बाद बड़े ध्यान से मेकअप किया और तैयार होने के बाद उसने बिस्तर पर बेहोश पड़े आदमी को देखा और अपने होठों को ठंडेपन से सिकुड़ते हुए उपहास किया। नाश्ते की मेज पर युन्या ने युनशू की ओर बार बार देखा। दादी, क्या आपने हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शन लगवाए हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप कुछ दिन पहले की तुलना में ज्यादा जवान दिख रही हैं। युनशू ने अपने चेहरे को छुआ और हल्के से अपने होठों को सिकुड़ा। ओह सचमुच? युन्या ने सिर हिलाया और कांग जिनशियान की ओर मुड़ी। आंटी आशियान, क्या आपको ऐसा नहीं लगता? जी हाँ माँ, मुझे भी लगता है कि आज आप थोड़ी अलग दिख रही हैं। मन ही मन उपहास करते हुए युन्या ने सोचा कि जीवन भर दमित रही एक बूढ़ी औरत अब आखिरकार मुक्त हो गई है, तो यह आश्चर्यजनक ही है। उसने सोचा कि युनशू को ये कदम उठाने के लिए जरूर कोई प्रेरणा मिली होगी, वरना ये कदम उठाना उसके लिए मुश्किल होता। लेकिन एक और कारण था, ड्रग से मिलने वाली उत्तेजना। एक अतिरिक्त इच्छा, ये सुखदायक प्रतीत होती है, लेकिन वास्तविकता में यह मृत्यु का फरमान है। जब सू एंटोंग की नींद खुली तो उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर बिखर रहा हो। बिस्तर पर लेटे लेटे उसके दिमाग में पिछली रात की सारी घटनाएं उमड़ रही थीं, उसके होठों पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी। जेल में साथी कैदियों द्वारा धमकाया जाना आम बात हो गई थी और उत्पीड़न की हद अकल्पनीय थी, जिसमें एक व्यक्ति की गरिमा का भी हनन शामिल था। इस पर विचार करते हुए वह आज भी इसे अपने जीवन का सबसे भयानक दुष्स्वप्न मानता है। उसे किसी के साथ, खासकर किसी महिला के साथ, काफी समय हो गया था और अब उसके पेट में मतली सी होने लगी थी। उठकर उसने फर्श पर पड़ी अपनी पतलून की जेब में हाथ डाला और एक छोटा पैकेट निकाला। उसमें कुछ गोलियां थीं और उसने एक गोली निकालकर मुंह में डाल ली, जो लार के संपर्क में आते ही घुल गई। घबराकर उसकी आंखों में एक क्रूर मुस्कान झलक उठी। तभी दरवाजे से कदमों की आहट सुनाई दी। उसने जल्दी से गोली छुपा दी और पैंट पहनने का नाटक किया। अंकल फैंग अंदर आए, बिना देखे बिस्तर पर कपड़ों का एक नया सेट बिछाया और धीमी आवाज में कहा, मालकिन ने मुझे ये आपके लिए लाने को कहा था। नग्न अवस्था में होने के बावजूद सू एंटोंग ने न तो शर्मिंदगी दिखाई और न ही झुंझलाहट, बल्कि नए आने वाले व्यक्ति को हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, धन्यवाद। अंकल फैंग ने अजीब तरह से खांसा, जल्दी से अपनी नजरें हटाईं और चले गए। मन ही मन उसने सोचा, मैडम आमतौर पर बहुत चतुर होती हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक मूर्खतापूर्ण गलती कर दी है। संभावना है कि वह अपनी प्रतिष्ठा को बर्बाद कर देंगी। होठों पर हल्की सी मुस्कान लिए सू एंटोंग ने कपड़े गले लगाए और नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद वह बाहर आया। उसी समय युनशू ने भी अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और अंदर चली गई। जैसे ही उनकी निगाहें मिली, सू एंटोंग के होंठ थोड़े से खुल गए और 50 या 60 के दशक के एक व्यक्ति के चेहरे पर शर्म की एक झलक देखकर वह काफी मासूम लग रहा था। शुएं, कल रात के बारे में। कल रात क्या हुआ? युनशू ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसका चेहरा सौम्य था, लेकिन उसकी आंखों में एक बर्फीली खाई थी। अध्याय 439, 134 एक दूसरे के विरुद्ध हो जाना, पुल पार करने के बाद उन्हें जला देना। सू एंटोंग कुछ देर रुक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसका व्यवहार इतनी जल्दी कैसे बदल गया था। कल रात से मैं ऐसे बर्ताव कर रही हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे आश्रय देने की इच्छा दिखाई। मैं यहाँ और नहीं रुक सकती और आपको परेशान नहीं कर सकती, उसने जाते हुए कहा। क्या तुम मौत को गले लगाने जा रहे हो? युनशू के पतले होंठ एक ठंडी चाप में मुड़ गए। सू एंटोंग के कदम थोड़े लड़खड़ा गए। लेकिन मैं अब आपको और परेशान नहीं कर सकता, युनशू ने ठंडी सी आवाज में कहा। तुमने मुझे पहले ही परेशान कर दिया है। अब ये कहने में बहुत देर हो चुकी है क्या? क्या पुरुष वाकई जानवरों से भी बदतर होते हैं? पैंट पहनते ही सब कुछ भूल जाते हैं। उसने अपना हाथ उठाकर कनपटी पर बिखरे बालों को हल्के से छुआ। एक साधारण सी हरकत में असीम आकर्षण था। पीछे झुकते ही उसका सुडौल शरीर पूरी तरह से नजर आ गया, जो किसी के भी दिल की धड़कन बढ़ा देने के लिए काफी था। सू एंटोंग ने मुश्किल से अपनी निगाहें उससे हटाते हुए कहा, तुम्हारा क्या मतलब है? युनशू ने मोहक अंदाज में हंसी। उसने धीरे से अपने बालों में लगी हेयरपिन निकाली और पल भर में उसके काले बाल लहराने लगे, जिससे उसका चेहरा और भी अधिक आकर्षक और मोहक लगने लगा। उसने उंगली मोड़कर कहा, इधर आओ। जैसे किसी जादू के असर में आकर सू एंटोंग अजीब तरह से उसके पास पहुंचा। युनशू अचानक हंस पड़ी। तुम कितने मूर्ख दिखते हो, उसने हल्की सी आह भरी। कल रात तुम्हारा पहला अनुभव था, है ना? सू एंटोंग की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसने अपनी आस्तीन के नीचे रखे हाथ को मुट्ठी में कस लिया। युनशू ने उसे अपनी ओर खींचा और कामुक निगाहों से उसे देखते हुए अपनी उंगलियों को उसके कपड़ों पर फेरते हुए कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम कई बार रास्ता नहीं ढूंढ पाए। मुझे पता था, तुम्हारे दिल में सिर्फ मैं ही हूँ। उसे यह निरर्थक व्यवहार बंद कर देना चाहिए था, लेकिन न जाने क्यों जब भी वह उसे देखती, उसकी नसों में खून खौलने लगता, उसकी त्वचा में असहनीय झुंझुनी होने लगती और ऐसा लगता जैसे कोई छोटी चींटी उसके दिल में सुरंग बना रही हो, जिससे उसे बहुत तकलीफ होती। केवल उसके करीब जाने से ही यह एहसास दूर होता था। हालांकि उसने खुद को रुकने के लिए कहा, उसे रुकना ही होगा। इतने वर्षों से उसने जिस आत्मसंयम को रोक रखा था, वह अब खत्म हो चुका था। भोर से लेकर आकाश में चांद निकलने तक सू एंटोंग को ऐसा लग रहा था मानो वह मरने वाला हो। वह अपने ऊपर लेटी उस महिला को देखता रहा जो लगातार उत्तेजित अवस्था में थी। उसकी आंखें हरी थीं और मंद रोशनी में उसका चेहरा भूतिया पीला पड़ गया था।
जी मिचलाने लगी। चरम सुख का नाटक करने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर भी यह कष्ट थमने का नाम नहीं ले रहा था। वह बहुत लंबे समय से कैद में था। बाहर अंकल फैंग बेचैनी से इधर उधर टहल रहे थे। पूरा दिन बीत गया था, मैडम अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? अंदर से रुक रुक कर शर्मनाक आवाज़ें आ रही थीं जो लगातार तेज धीमी होती जा रही थीं, कभी बंद नहीं हो रही थीं। अपनी उम्र के बावजूद श्रीसू के तौर तरीके वाकई लाजवाब थे, यहाँ तक कि हमेशा से निर्मल और कम इच्छा रखने वाली श्रीमती जी भी उन पर मोहित हो गईं। चाचा फैंग भी उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। काम जिनसे अपनी उलझन के बावजूद कुछ गड़बड़ महसूस कर रही थी और मन ही मन उस बूढ़ी सीप को फिर से जवान होने के लिए कोस रही थी। सचमुच बेशर्म। लेकिन अब केवल युनशू ही उसकी रक्षा कर सकती थी, इसलिए उसने अनदेखी करना ही बेहतर समझा। वैसे भी क्या इस घर में उसकी कोई चलती भी थी? आधी रात के सन्नाटे में अपने नीचे बेहोश पड़े आदमी को देखते हुए युनशू ने अपनी गर्दन झटक दी, बिस्तर से उठी और बिना कुछ पहने बाथरूम में चली गई। जब वह नहा रही थी तो शरीर पर पानी पड़ने से वह बुरी तरह कांप उठी, फिर झुंझुनी सी महसूस होने लगी। वह धीरे से कराहते हुए नीचे झुक गई, उसका शरीर बेचैनी से मरोड़ रहा था। यह असहनीय था। उसकी नज़र मेज पर रखी छोटी कैंची पर पड़ी जिसका इस्तेमाल बाल काटने के लिए किया जाता था। उसने उसे उठाया और गुस्से में अपनी बांह पर वार किया। तुरंत ही तेज दर्द ने उसके शरीर में हो रही खुजली को शांत कर दिया, जिससे उसने राहत की सांस ली। पानी में मिला हुआ खून जमीन पर बह रहा था और धीरे धीरे मिटते हुए बह गया। कपड़े बदलने के बाद उसने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा। अंकल फैंग तुरंत उसके पास आए और बोले, मैडम आपका खाना तैयार है। युनशू ने उदासीनता से सिर हिलाया और भोजन कक्ष की ओर चल पड़ी। अंकल फैंग ने उस पर कई बार नजर डाली, हालांकि वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे थे। उन्हें गहरा सदमा लगा। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। बैठक कक्ष में युनशू चुपचाप खाना खा रही थी। कुछ निवाले खाने के बाद उसकी भूख खत्म हो गई और उसने चाची ली से कहा, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। आंटी ली ने ऐसा करने में जल्दी की। जब उसने सुगंधित गुलदाउदी की चाय की चुस्की ली तभी उसकी आंखें आराम से बंद हुईं और उसे ऐसा लगा जैसे वह हवा में तैर रही हो। आंटी ली और अंकल फैंग ने एक दूसरे की आंखों में हैरानी देखकर एक दूसरे की ओर देखा और चुपचाप अपने सिर नीचे कर लिए। शेनशेन कहाँ है? क्या वह आज रात वापस आ गया? मालिक वापस नहीं लौटा है। उसे फ़ोन करो और बताओ कि मैं बीमार हूं और वह तुरंत मेरे पास वापस आ जाए। आंटी ली ने फ़ोन किया और संदेश को हुबहू सुनाया। युनशेन ने सिर्फ इतना कहा कि अगर बीमार हो तो अस्पताल चले जाना, वह व्यस्त है, और फिर फ़ोन काट दिया। अध्याय 440 134 झगड़े संबंध तोड़ना _2। आंटी ली ने असहाय होकर युनशू की ओर देखा। युनशू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, सब एक के बाद एक मेरा विरोध कर रहे हैं, लेकिन सौभाग्य से उसके पास अभी भी उसका पोता था जो एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसका विरोध नहीं करेगा। अगले दिन युनशू कांग जिनसे को प्रसव पूर्व जांच के लिए अस्पताल ले जाने वाली थी। कांग जिनसे का चेहरा सख्त हो गया, फिर वह मुस्कुराई और बोली, माँ मैं तो कल ही गई थी, आज दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। जांच के नतीजे क्या रहे? युनशू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। कांग जिनसे अपने कमरे में वापस गई और थोड़ी देर बाद बाहर आकर बोली, मुझे नहीं पता मैंने उन्हें कहाँ फेंक दिया, मुझे अभी वे मिल नहीं रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कि बच्चा काफ़ी अच्छे से विकसित हो रहा है। युनशू और भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसी क्षण आंटी ली अपना मोबाइल फ़ोन लेकर आ गईं। युनशू ने फ़ोन नंबर पर एक नज़र डाली, अपनी आंखें सिकुड़ी और भोजन कक्ष से बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। कांग जिनसे ने राहत की सांस ली, फिर उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर कौन फ़ोन कर रहा था जिसकी वजह से युनशू इतनी घबराई हुई लग रही थी। कुछ ही देर बाद युनशू अपना बैग लेकर हड़बड़ी में दरवाजे से बाहर निकल गई। अब घर पर सिर्फ कांग जिनसे ही बचा था, और हाँ, युनशू का पुराना प्रेमी भी, लेकिन वह व्यक्ति कभी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था और कोई न कोई हमेशा उसके लिए खाना पहुंचाता था। ऊब के मारे कांग जिनसे ने टेलीविज़न चालू किया और देखना शुरू कर दिया। संयोग से वह कांग जिनशियान के कार्यक्रम का पुनः प्रसारण था और कांग जिनसे विशेष रूप से कांग जिनशियान के आने का इंतजार कर रही थी। ये पहली बार था जब उन्होंने कांग जिनशियान को गाते हुए देखा था और उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि उनकी आवाज़ वाकई मनमोहक थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रशंसकों और मीडिया ने उन्हें परी गायिका का नाम दिया। जिस आत्मविश्वास और सहजता के साथ वह मंच पर खड़ी थी वह बेहद आकर्षक था। एक और कांग जिनसे को संतुष्टि महसूस हो रही थी, वहीं दूसरी ओर उसके पेट में बेचैनी भी हो रही थी। उसकी पहले की शर्मीली और साधारण बहन अचानक इतनी असाधारण कैसे हो गई? वह इतनी उत्कृष्ट थी कि हमेशा गर्व करने वाली बड़ी बहन को थोड़ी जलन महसूस हुई। उसकी मानसिकता को समझते हुए वह कड़वी हंसी हंसे बिना नहीं रह सकी। अपनी छोटी बहन से भी ईर्ष्या करना सचमुच निराशाजनक था। आंटी ली, जो उसके लिए संतरा छील रही थीं, बोली, मिस आशियान दिन ब दिन और भी खूबसूरत होती जा रही हैं। उनकी आंखें और भौहें बिल्कुल मिस कांग जैसी हैं। वाकई वे बहनें बनने के लायक हैं। कांग जिनसे ने भौहें चढ़ाईं। वह बचपन से ही बेहद खूबसूरत थी और आसपास के गांवों में उसकी खूबसूरती का बोलबाला था। लेकिन आशियान जन्म से ही झुर्रियों वाली और छोटी आंखों वाली थी, उसे बिल्कुल भी सुंदर नहीं माना जाता था। इसके अलावा हालांकि वह और आशियान बहनें थीं, लेकिन उनके पिता एक नहीं थे। जियांग चुन ने पहले उसके पिता से शादी की थी और फिर जब वह 8 साल की थी तब उसके पिता की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मुआवजे की बड़ी रकम उसके पिता के रिश्तेदारों ने बर्बाद कर दी और उसे और उसकी विधवा मां को घर से निकाल दिया गया। बाद में उन्हें एक दयालु विधुर ने अपने घर में पनाह दी जो आशियान के पिता थे। यह आदमी उसके और जियांग चुन के साथ अच्छा व्यवहार करता था, उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और वह मन ही मन इस आदमी को अपना जैविक पिता मानती थी। हालांकि जब आजियान 2 साल की थी तब उस आदमी को एक आवारा कुत्ते ने काट लिया।
रेबीज से उसकी अचानक मौत हो गई और उसके बाद उसकी माँ ने कभी दोबारा शादी नहीं की और वहीं रहती रही। एक दिन उसे एक राज पता चला। इसके परिणामस्वरूप उसका अपनी माँ से ज़बरदस्त झगड़ा हुआ और वह घर छोड़कर जियांगजोऊ में अपना नया रास्ता बनाने निकल पड़ी। पहले तो वह अपनी माँ से बेहद नफरत करती थी, लेकिन बाद में जिंदगी के और अनुभव मिलने पर वह उसे समझने लगी। आखिर एक औरत होने की बेबसी तो थी ही, और भला उसे अपनी माँ को दोष देने का क्या हक था। आखिरकार आज यान भी एक बेचारा बच्चा था। वह अपनी बहन से ईर्ष्या कैसे कर सकती थी। अगर उसकी बहन अच्छा कर रही थी तो उसे भी सफलता का लाभ मिलता। वास्तव में वह तो अपनी बहन की सफलता से ही ईर्ष्या करती थी। इन विचारों के साथ उसने अपना सिर हिलाया और खुद पर हंस पड़ी, खड़ी हुई और आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। बिस्तर पर लेटी हुई वह करवटें बदलती रही, नींद नहीं आ रही थी। उसने अपने बगल वाली मेज के गुप्त खाने से कुछ कागज निकाले, परीक्षा के परिणाम देखे और एक गहरी आह भरी। उसकी चिंता उसके माथे पर साफ झलक रही थी। कोई भी रहस्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता और देर सवेर सामने आ ही जाएगा। उसे क्या करना चाहिए? चिंताओं से भरी हुई दोबारा लेटते हुए वह आखिरकार बेचैन नींद में डूब गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बहुत महत्वपूर्ण भूल गई हो। आखिर वह क्या था? सपने में उसने अपने करियर की शुरुआत ही की थी और एक ऐतिहासिक महल नाटक में अभिनय किया था। उसने एक दुष्ट रखेल की भूमिका निभाई थी जिसने अपनी नवगर्भवती प्रिय रखेल को कस्तूरी से युक्त एक थैली भेजी थी, जिसके परिणामस्वरूप उसका गर्भपात हो गया। अंततः इसका पता उसी पर चला और सम्राट ने उसे सजा के तौर पर जहरीली शराब पीने का आदेश दिया। उस समय असली चीजें मौजूद थीं, जिनमें कस्तूरी की थैली भी शामिल थी। जब उसने उसे छुआ तो उसकी सहायक ने उसे जल्दी से नहाने और कपड़े बदलने के लिए कहा, क्योंकि महिलाओं को ऐसी चीजों के संपर्क में नहीं आना चाहिए जो गर्भावस्था को प्रभावित कर सकती हैं। उसे वह खुशबू आज भी स्पष्ट रूप से याद है। कांग जिन से अचानक चौंककर जाग उठी। काफी देर तक असमंजस में रहने के बाद आखिरकार उसे होश आया और उसकी नज़र उस तकिए पर पड़ी जिस पर वह लेटी हुई थी। आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।